वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से आता है, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना, इसमें हम इसके सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एंड देयर इफेक्ट्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी की भी आगे फर्दर दो ब्रांचेज होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया जब चार्जेस को हम स्टडी करेंगे, जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तब हम उस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा जब हम चार्जेस को स्टडी करेंगे जब वो मोशन में होंगे, तब उसको बोलेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चार्जेस जब मोशन में होते हैं तभी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इज नथिंग, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ऑन अदर मैटर और एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ड्यू टू अदर मैटर। ठीक है, देखो मैटर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी आ गई आपकी मास। इस मास की प्रॉपर्टी की वजह से एक मैटर दूसरे मैटर पे कौन सी फोर्स लगाता है? ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। कौन सी फोर्स लगाता है? ग्रेविटेशन फोर्स। और एक प्रॉपर्टी और होती है विच इज नोन एज चार्ज। इस चार्ज की वजह से एक मैटर जो है दूसरे मैटर पे कौन सी फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है। ठीक है, सो इतना ही आपको याद रखना है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ऑन अदर बॉडीज और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ड्यू टू अदर बॉडीज। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास की वजह से होती है और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो चार्ज की वजह से होती है, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, बट इलेक्ट्रिकल फोर्स में भी अट्रैक्टिव में भी रिपल्सिव। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्सेज कैन बी अट्रैक्टिव एंड कैन बी रिपल्सिव, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होंगी वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही होती हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इसकी ऐसा यूनिट आपकी हो जाएगी कूलम। ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं जो आप यूज़ करेंगे। 1 माइक्रो कॉलम, माइक्रो जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा इसका सिंबल ये होता है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। और मिली जहाँ पे भी यूज़ होगा, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक है, ये आपको याद रखने। इसी 1 माइक्रो कॉलम हो जाएगा 10⁻⁶ कॉलम, 1 मिली कॉलम हो जाएगा 10⁻³ कॉलम। सिमिलरली ये मेगा होता है कैपिटल एम होता है मेगा। सो 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻6 होता है ये। ठीक है, 1 मेगा कॉलम इज इक्वल टू 10⁻6 कॉलम। चार्जेस हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में ज़्यादातर आता है, तो ये वाली यूनिट्स ज़्यादा यूज़ होंगी आपकी। ठीक है, सो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है हमेशा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? अगर कोई मैटर आपको या अगर कोई क्वांटिटी आपको, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको एक फिक्स क्वांटिटी में मिलेगी, एक फिक्स क्वांटिटी डिस्क्रीट पैकेट्स में मिलेगी, उसको हम बोलते हैं वो क्वांटाइज्ड है। वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड है। फॉर एग्जांपल दुकान से आपने चॉकलेट्स लेने, सपोज दुकान से क्या लेने? चॉकलेट्स लेने। तो कितने चॉकलेट्स ले सकते हो आप दुकान से? या तो एक चॉकलेट लोगे, या 2 लोगे, या 3 लोगे, या 4 लोगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुकान वाले को बोलोगे 1.5 चॉकलेट मेरे को दे दो या 1.7 चॉकलेट मेरे को दे दो? इट मीन्स द नंबर ऑफ चॉकलेट्स यू कैन बाय फ्रॉम अ शॉप इज क्वांटाइज्ड। और वो किसके इक्वल होगा? वो होगा नेचुरल नंबर का मल्टीपल होगा। वो क्या होगा? नेचुरल नंबर का मल्टीपल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वांटाइजेशन क्या होता है? जब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही अवेलेबल होती है तब हम उस चीज़ को बोलते हैं वो क्वांटाइज्ड है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही अवेलेबल होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं चार्ज इज अ क्वांटाइज। अब पर्टिकुलर क्वांटिटी में क्यों अवेलेबल होता है चार्ज? कैसे किसी बॉडी पे चार्ज कैसे होता है? याद रखना, किसी भी बॉडी पे, बॉडी इज मेड अप ऑफ, कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है। अब हम एक एटम को देखते हैं। एक एटम में क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। प्रोटॉन्स पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स इन दोनों का चार्ज इक्वल होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। एज ए होल एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। एज ए होल जो एटम होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। फिर उस पर चार्ज कब आएगा? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, तो वो ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तब चार्ज आता है बॉडी पे, क्योंकि फिर ये जो बैलेंस बना हुआ है ना, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बिगड़ जाता है। सपोज कोई एटम है, उसके पास 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है। कितना चार्ज होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? एक प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा इतना ही होगा, बट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होगा बट पॉजिटिव होगा। तो अब देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। और ये भी पता हमें एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब किसी बॉडी में सपोज 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब उसके पास 5 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इट मीन्स उस पर अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया उस बॉडी। अब वो बॉडी चार्ज हो जाएगी और उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +1 यूनिट चार्ज। ये इतना चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा।
सो चार्ज जब भी होगी कोई बॉडी वो ड्यू टू या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से चार्ज होगी या इलेक्ट्रॉन को लूज करने से चार्ज होगी। प्रोटॉन तो कभी न्यूक्लियस से नहीं लेगा, प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड होता है, वो कभी भी न्यूक्लियस से कहीं नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। हम हाथ को रब करते हैं ना, रब करने पे क्या होता है, गर्म हो जाते हैं। वो कैसे गर्म होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला आपको कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से या लूज करने से आएगा। इट मींस जो बॉडी पे टोटल किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा ई का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ने गेन किया तो उस पे +1 ई चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर उसने अगर गेन किया तो उस पर कितना आ जाएगा, -e का चार्ज आ जाएगा। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं लूज किए तो +2 ई चार्ज आ जाएगा। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -2 ई चार्ज आ जाएगा। इट मीन जो चार्ज आएगा वो ई का इंटीजर मल्टीपल होगा, मतलब +1 ई हो सकता है, +-1 ई चार्ज हो सकता है किसी भी बॉडी पे। +2 ई चार्ज पॉसिबल है, -2 ई चार्ज पॉसिबल है। सिमिलरली +3 ई चार्ज पॉसिबल है, -3 ई चार्ज पॉसिबल है। ऐसा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं होगा कि आप बोल दोगे -2.1 ई चार्ज आया किसी पे, तो ऐसा चार्ज पॉसिबल किसी भी बॉडी पे इतना चार्ज नहीं हो सकता। जो चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई होगा। इन शॉर्ट जो चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई होगा, और प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस चार्ज तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और माइनस आएगा जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू +-NE, वेयर n इज अ इंटीजर। n यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर होगा, n इज अ इंटीजर, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब प्लस माइनस अगर लगा दिया तो n आप नेचुरल नंबर लिख सकते हो, प्लस माइनस लगा दिया तो n को आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज अवेलेबल इन डिस्क्रीट वैल्यूज एंड दैट वैल्यूज इज इक्वल टू +-NE। +-NE में ही होगा चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी पे, ठीक है। वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, 1 प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज इज एडिटिव, जैसे नंबर्स को हम ऐड करते हैं वैसे ही चार्जेस को भी हम ऐड कर सकते हैं। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, चार्ज जो इनवेरियंस होगा, इनवेरियंस का मीनिंग हो गया कि चार्ज जो है वो स्पीड, बॉडी की मोशन पे डिपेंड, स्टेट ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उस पर +2 कॉलम का चार्ज है, तो अगर अब वो मोशन में आ गई तो तब भी उस पर चार्ज कितना होगा, +2 कॉलम का ही होगा। दैट मीन्स स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मोशन पे डिपेंड नहीं करता चार्ज। चाहे बॉडी रेस्ट में है चाहे बॉडी मोशन पे है, उस पर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो आपको पता ही है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर दोनों लाइक चार्जेस हुए तो उनके बीच में कौन सी फोर्स होगी, अगर दोनों लाइक मींस अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक चार्जेस, अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज लिंक्ड विद मास। चार्ज जो होगा वो हमेशा लिंक्ड होगा किसके साथ, मास के साथ। इट मींस चार्ज जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, मास के साथ ही आता है वो। एक्चुअली मास के अंदर मैटर की प्रॉपर्टी है ना चार्ज, तो मैटर इज मेड अप ऑफ मास, तो मास के अंदर ही देखो, मास में ही तो एटम होते हैं, एटम्स मिलके मास बनता है, सो एटम्स के अंदर चार्ज होता है। सो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बॉडी है उसका उस पर +2 कॉलम का चार्ज है और उसका मास 0 है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मास के साथ ही चार्ज आता है, मास होगा तो चार्ज होगा, अगर मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। नोट, ये आपको नोट याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कॉलम ऑफ चार्ज। एक कॉलम ऑफ चार्ज अगर आप लोगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो होंगे 6.25 × 10⁻18। डायरेक्ट ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये कहाँ से आई, ये इसी फार्मूले से आई, क्वांटाइजेशन वाले फार्मूले से। देखो वो कह रहा है कि अगर 1 कॉलम चार्ज हुआ तो Q की वैल्यू 1 कॉलम अगर पुट करोगे इज इक्वल टू n इंटू ई होता है, और E की वैल्यू आपको पता है, E इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 × 10⁻19। ये 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 के साथ इसको डिवाइड कर दो, 1/1.6 × 10⁻19 इज इक्वल टू ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे। सो एक कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कॉलम चार्ज में आपके 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको कितने भी कॉलम का चार्ज दे दे, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकती है, याद रखना। इसमें क्या हुआ है, चार्ज n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E की वैल्यू है आपकी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 × 10⁻19 कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, अब आ गया हम इलेक्ट्रिक करंट पे। जब भी चार्ज मोशन में आएगा तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तब वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा ना। सो करंट का फॉर्मूला आपका होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की ऐसा यूनिट कॉलम और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। सो कॉलम पर सेकंड, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी कॉलम पर सेकंड, बट इसकी ऐसे यूनिट को नाम दिया है आफ्टर द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट एम्पेयर। क्या नाम दिया, एम्पेयर, ठीक है। तो एम्पेयर होती है इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी जो न्यूमेरिकली इक्वल इसी के होती है, ठीक है। कॉलम पर सेकंड ही होती है, बस कॉलम पर सेकंड को नाम दे दिया एम्पेयर। एम्पेयर इज इक्वल टू कॉलम पर सेकंड। तो ये दोनों यूनिट्स आपको याद रखनी है, एम्पेयर यूनिट होती है और एम्पेयर किसके इक्वल होता है, कॉलम पर सेकंड।
सो ऐसे यूनिट आ गई एम्पियर विच इज इक्वल टू कॉलम पर सेकंड। नेक्स्ट ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं एम मीटर। करंट को हम किससे मेजर करते हैं? एम मीटर से। और एम मीटर याद रखना, एम मीटर को जब भी सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होती है, उसको भी हम करंट के लिए ही यूज करते हैं। एम मीटर यूज करते हैं टू मेजर द करंट। गैल्वेनोमीटर सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने एक सर्किट बनाया तो आपको एक इंडिकेशन चाहिए कि कब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और कब करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो आप बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दोगे। तो अगर उसकी नीडल हिलेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, इट मींस करंट वहां से फ्लो हो रहा है। अगर नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इट मींस जो गैल्वेनोमीटर का यूज है वो टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट, टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। लेकिन स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। दोनों यूजेस याद रखना। अगर आपको सिंपल पूछा कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तब तो एमीटर आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको पूछा कि डिटेक्ट करने के लिए, तब गैल्वेनोमीटर, या स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए तब भी गैल्वेनोमीटर। अगर एमीटर ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है। ये आंसर तब आएगा आपको, स्मॉल करंट को तब मेजर करेगा जब एमीटर नहीं होगा, ठीक है। अगर वो गैल्वेनोमीटर का पूछेगा कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकते हैं, तो उस तब ऑप्शन में एमीटर नहीं होगा। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल किसको बोलते हैं। तो डायरेक्शन आपको याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम, और हायर पोटेंशियल पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये आगे डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तो करंट की डायरेक्शन आ गई। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं वो इस डायरेक्शन के अपोजिट मूव होते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे खुद नेगेटिव चार्ज होता है। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इस तरफ मूव करेगा, भागेगा नहीं, इस तरफ भागेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो पहले से ही अज्यूम कर ली थी साइंटिस्ट ने, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही, कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। फिर उसके बाद उन्होंने चेंज ही नहीं किया, आज तक यही चल रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पूछोगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन पूछोगे तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम दो पॉइंट्स का निकालते हैं ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वर्क डन। किसी एक चार्ज को अपने एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, ठीक है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, क्योंकि डिफरेंस जब भी निकालते हैं दो पॉइंट्स का निकालते हैं। तो यहाँ से अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कॉलम का चार्ज प्लस 1 कॉलम का चार्ज, अगर यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि एक चार्ज को उठा के आप मूव कर रहे हो। ये जितना भी वर्क डन हुआ दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट है ए और बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना भी वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर एक टर्म होती है सिंपल पोटेंशियल, किसी पॉइंट का पोटेंशियल, किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, कितने वोल्ट का पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है, सपोज आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू, अगर चार्ज है पॉजिटिव क्यू है तो इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि जहाँ तक ये दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा सकता है, ठीक है ना। आपको पता है एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। अगर इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसको रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो इसको ये रिपेल करेगा, इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या ये यहाँ पे बहुत दूर, इससे इन्फिनिटी दूर एक चार्ज है, क्या उस पर भी फोर्स लगाएगा? नो। अब एक चार्ज हमने यहाँ रखा है, दूसरा रख दिया इंडिया के दूसरे कोने में, क्या वहाँ पे उसको फोर्स लगाएगा? नहीं। इट मीन्स कोई चार्ज जो जहाँ तक फोर्स लगा सकता है वो एक रीजन होता है, उसी रीजन को हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो जहाँ तक उसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं दूसरे चार्जेस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस 1 कॉलम चार्ज को अपने इन्फिनिटी से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से उठा के अंदर किसी पॉइंट तक लाया, सपोज इस पॉइंट ए तक लाया, तो इस केस में जितना भी वर्क डन हुआ उसको हम सिंपली बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों की यूनिट सेम होगी बट थोड़ा सा डिफरेंस है। पोटेंशियल आपका हो जाएगा द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। Potential at a point may be defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। अगर a पॉइंट पे आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है कि a पॉइंट का कितना पोटेंशियल होगा, कितना वोल्ट का पोटेंशियल होगा, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किसी चार्ज को जितना भी वर्क डन लगेगा वही आपका पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कि फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट है ए बी, अब इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना भी वर्क डन लगेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर होंगे और पोटेंशियल अगर डिफाइन करोगे तब इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक वो पोटेंशियल हो जाएगा। सो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द फील्ड मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
सो पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद रखना है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो वर्क डन हो रहा है इन मूविंग द चार्ज, तो पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। सो पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क डन मींस एनर्जी, वर्क डन की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कॉलम। सो जूल पर कॉलम, जूल्स पर कॉलम इसकी यूनिट हो जाएगी, और इस यूनिट को बोलते हैं वोल्ट, विच इज इक्वल टू जूल पर कॉलम। ठीक है, वोल्ट बोलते हैं इसकी यूनिट को, नाम दिया है वोल्ट, बट ये किसके इक्वल होती है, जूल पर कॉलम के। पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है स्केलर क्वांटिटी है, इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस विच इज नोन एज वोल्ट मीटर। जैसे हमने पढ़ा था कि एम मीटर को सर्किट में हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं, एम मीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये डिफरेंस याद रखना, ये नोट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। एक गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट। एक गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, और उस लो रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं। ठीक है, शंट इज नथिंग बट अ लो रेजिस्टेंस वायर, एक ऐसी वायर जिसका लो रेजिस्टेंस है उसको शंट बोलते हैं। सिमिलरली एक गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब उसके लिए क्या करना होगा, बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है और सीरीज में कनेक्ट करना है। इट मींस गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दो उसके, तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दो तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपने। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या, ओम्स लॉ। ठीक है, 9th में भी पढ़ा होगा आपने। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू देम। ठीक है, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसके साथ पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतना करंट भी कम होगा, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल क्वांटिटीज कंडीशंस लाइक टेंपरेचर प्रेशर एक्स्ट्रा रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल ओम्स लॉ तभी होल्ड करेगा अगर ये फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। टेंपरेचर प्रेशर अगर ये चेंज होगा फिर रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो फिर ये लॉ वैलिड नहीं होता। ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई व्हेन टेम्परेचर प्रेशर एक्स्ट्रा रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आ गया आपके पास आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अगर ग्राफ बनाओगे वी एंड आई का, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो करंट के फ्लो में जो भी रुकावट होगी उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो रुकावट होगी वो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रिकावट क्या होती है, रिकावट होती है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो, क्योंकि चार्ज के फ्लो को ही हम करंट बोलते हैं। तो चार्जेस जब फ्लो होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। अगर कोलिजन होगी तो उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम आएगी आपके पास। ठीक है ना, जितने कोलिजन कम होंगे, मतलब जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतने कोलिजन्स कम होंगे, उतना करंट ज्यादा आएगा, उतना करंट आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है, जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी लॉस होगी, उतना करंट कम होगा, उतना करंट को मुश्किल होगी चलने में। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, आपके पास दो रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता है, एक आपका जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो आपको आसानी कहाँ पे होगी, सीधे रास्ते पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कम मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी कम लॉस हो रही है, आप कम थकोगे। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, आप ज्यादा थकोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है। सो ये रेजिस्टेंस होता है कि अपोजिशन कितनी है करंट के रास्ते में, करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम, ये इसका सिंबल होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई, इसी ओम्स लॉ के फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकाली है, आई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इतनी बातें आपको रेजिस्टेंस की याद रखनी है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फर्स्ट डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल। जितनी कंडक्टर की लेंथ, वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने दो वायर्स ले ली, एक ये, तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है ना, वही बात आ गई, एक सीधा रास्ता है, एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। सपोज ये रास्ता है, एक रास्ता सेम है, ये 2 किलोमीटर का है, एक रास्ता ये सेम है बट ये 1 किलोमीटर का है, तो कहाँ पे ज्यादा थकोगे आप, इसमें, क्योंकि ये रास्ता ज्यादा है। ठीक है, सो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपका रेजिस्टेंस। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया होता है, ये कंडक्टर का ये वाला एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस एरिया, इस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। दैट मींस ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जितना मोटा होगा कंडक्टर उतने कोलिजन कम होंगे, उतना रास्ता ज्यादा मिलेगा उसको चलने के लिए। ठीक है, उतने कोलिजन कम होंगे, इसलिए एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट फैक्टर जो डिपेंड करता है वो क्या, नेचर ऑफ मटेरियल। ये तो आगे डायमेंशंस, ये तो आगे डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन। नेक्स्ट डिपेंड करता है आपका मटेरियल कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर का लेस रेजिस्टेंस होता है देन स्टील वायर, इसलिए कॉपर वायर को हम एज ए गुड कंडक्टर यूज करते हैं। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, दे आर दी बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम होता है। बेस्ट कंडक्टर वही होगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। और फोर्थ आपका हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। आपको ये याद रखना है, कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और डिक्रीज करोगे टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। बट इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स का जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये पॉइंट्स टेम्परेचर्स में आपने याद रखने।
अब यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ए, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट को हमने लिखा रो, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को इसी फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। इस फॉर्मूले में एल की वैल्यू अगर 1 मीटर पुट कर दूं और एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, मतलब एक ऐसा कंडक्टर आपने लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। इफ एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तब आर इज इक्वल टू रो, क्योंकि एल भी 1 हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा, सो आर इज इक्वल टू क्या बचेगा, रो। सो रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना है तो इस इक्वेशन से आप डिफाइन कर सकते हो। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट इज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के इक्वल है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर लिया आपने और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिया, तब जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इट मींस रेजिस्टिविटी जो आपकी हो जाएगी वो आपकी डिपेंड नहीं करेगी लेंथ पे। देखो हमने अभी क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। और रेजिस्टिविटी को फिर डिफाइन किया कि रेजिस्टिविटी हो जाएगा अगर एक कंडक्टर लिया आपने, उसकी लेंथ कितनी ली 1 यूनिट और एरिया भी लिया 1 यूनिट। अब अगर लेंथ भी 1 यूनिट ली, एरिया भी 1 यूनिट लिया, तो अब इस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमने चेंज नहीं करना, वो हमने फिक्स कर दिया, लेंथ भी फिक्स कर दी 1 यूनिट और एरिया भी फिक्स कर दिया 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो अब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, बट एक कंडीशन है, उसकी लेंथ जो है कंडक्टर की वो 1 यूनिट होनी चाहिए और एरिया भी 1 यूनिट होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की होती है ओम इंटू मीटर, ये इसी फॉर्मूले से निकलेगी। इसी फॉर्मूले से मुझे बताओ रो किसके इक्वल हो जाएगा, रो विल बी इक्वल टू, एरिया डिवाइड हो रहा है आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर इंटू एरिया और एल मल्टीप्लाई हो रहा है एल यहाँ पे आके डिवाइड, ये रो का फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट याद रखना। अब यहाँ पे यूनिट पुट करो, आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और नीचे लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो की यूनिट क्या आएगी, ओम इंटू मीटर। तो वही यहाँ पे लिखा है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस इज दी, रेजिस्टेंस हो गया कि कितना फ्लो के, करंट के फ्लो में कितनी ऑपोजिशन है, वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी कि कितना रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, अगर उसकी लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब जो रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, क्योंकि लेंथ और एरिया को तो फिक्स करके डिफाइन किया हमने, किसको, रेजिस्टिविटी को। नेक्स्ट 2 वर्ड्स आते हैं, एक कंडक्टिविटी, एक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी आपकी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जो भी रेजिस्टिविटी की यूनिट है उसका इन्वर्स कर दो, तो ओम इंटू मीटर होती है, तो उसकी हो जाएगी पर ओम पर मीटर। क्या हो जाएगी, पर ओम पर मीटर। और पर ओम को हम बोलते हैं मो, याद रखना, पर ओम को हम क्या बोलते हैं, मो बोलते हैं। ठीक है, ओम इनवर्स बोलो या पर ओम बोलो, इसको हम मो बोलेंगे और मो का सिंबल हो जाएगा, जो ओम का सिंबल होता है उसका उल्टा कर देना, ये सिंबल होता है। ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज मो पर मीटर। ठीक है, मो पर मीटर। नेक्स्ट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करोगे तो कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करोगे तो कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस आपका हो जाएगा 1 अपॉन आर, और इसकी यूनिट, आर की यूनिट ओम होती है, तो ओम का उल्टा कर दो तो ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को अभी बताया मैंने, मो बोलते हैं। तो इनकी यूनिट्स आपको याद रखनी है इन चारों की। ठीक है, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटी की और कंडक्टेंस की, इनकी यूनिट्स में कंफ्यूजन होगी एग्जाम में आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तो क्वेश्चन हर बार आता है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होंगे और रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होंगे। तो पहले हम देखते हैं सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हो गया तो क्या होगा। अगर आपके सीरीज हो गया, इस तरह से लाइन में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं किसी सर्किट में, तो अगर इस तरह से सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो सिंपली इन रेजिस्टेंस को ऐड कर देना आपने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर इक्विवेलेंट, इस केस में हो जाता है सिंपली ऐड कर देना आपको R1 + R2 + R3। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है करंट जो होगा सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होती है। यहाँ पे देखो डायग्राम में आप देख लो, यहाँ से जो करंट फॉलो होगा वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा, वही करंट यहाँ पे भी फ्लो होगा, वही करंट यहाँ पे भी फ्लो होगा, क्योंकि करंट के पास कोई और रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है। तो एक ही रास्ते से जाना है, तो जितना करंट, अगर यहाँ से 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से भी 5 एम्पेयर, यहाँ से भी 5 एम्पेयर, यहाँ से भी 5 एम्पेयर होगा। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, तो वो डिफरेंट होगा, क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पे डिफरेंट है। ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसको हमने V1 बोला, बी और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, उसको हमने V2 बोला। डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 था, और बी और सी के अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 है। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है I R के इक्वल होता है, I तो यहाँ पे सेम है बट R तो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। ठीक है, R3 है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल V3 हो गया बिटवीन पॉइंट C एंड D। समझ रहे हो बात को, करंट सेम है बट रेजिस्टेंस डिफरेंट है, करंट तो सेम है बट रेजिस्टेंस डिफरेंट है, रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो वोल्टेज भी डिफरेंट होगी। सो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 3 बातें याद रखनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा, करंट सेम रहता है, वोल्टेज चेंज होती है, और
सीरियस कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि देखो ऐड हो रहे हैं ना, सपोज ये रेजिस्टेंस 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 6 + 4 + 2 तो वो हो जाएगा 12 ओम। देखो 12 ओम इन सबसे बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है। सो इस केस में, सीरीज के केस में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। और अगर रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है, पैरेलल आ गया ये, अब इस केस में करंट सेम नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ से करंट आया आई, अब इस पॉइंट पे इस करंट को मिल रहे हैं 3 रास्ते, तो कुछ करंट इस तरफ फ्लो होगा, कुछ इस तरफ फ्लो होगा, कुछ इस तरफ फ्लो होगा। इट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट होता है वो आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा थ्रू ईच रेजिस्टेंस, बट वोल्टेज सेम होगी। अब बोलोगे सर वोल्टेज क्यों सेम होती है? वोल्टेज होता है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स है वो सेम है, ए और बी के अक्रॉस ही ये तीनों रेजिस्टेंस है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली वी होगा। अक्रॉस R1 भी वी है, अक्रॉस R2 भी वी है, अक्रॉस R3 भी वी है, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस सेम पॉइंट्स के बीच में लाई करते हैं, ए और बी में, ठीक है, बट करंट डिफरेंट होगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल में हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, अगर चौथा रेजिस्टेंस भी होगा तो प्लस 1/R4। वोल्टेज यहाँ पे सेम रहती है और करंट वेरी करता है। यहाँ पे मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले से जब भी आप R इक्विवेलेंट फाइंड करोगे ना, इस फॉर्मूले से जब भी आप R इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो आप नोट करोगे एक चीज़, जो R इक्विवेलेंट आएगा वो इन तीनों रेजिस्टेंस से कम आएगा। R इक्विवेलेंट इज लेस देन R1, इज लेस देन R2, इज लेस देन R3। इट मीन्स सपोज R1 आपका 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 5 ओम है, तो जो R इक्विवेलेंट आपका आएगा ना वो 2 ओम से भी छोटा आएगा, जो इन तीनों में से सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा आएगा, उससे भी छोटा आएगा R इक्विवेलेंट। तो ये आपको याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये मैंने लिखा हुआ है R इक्विवेलेंट इज लेस देन द लीस्ट ऑफ R1, R2 एंड R3। R इक्विवेलेंट जो आपका आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो जो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे पैरेलल में, उनमें सबसे जो छोटा है उससे भी कम आएगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को ऐड करना है, करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट रहेगी, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ये फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट फॉर्म R निकालने के लिए, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगी बट करंट वेरी करेगा, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलता है, क्योंकि इन तीनों से कम होता है। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उनमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम आएगा R इक्विवेलेंट आपका, ठीक है। ये नोट आप याद रखना, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैग्नेटाइन ये 2 अलॉयज होते हैं विच आर यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स को मेजर बनाने में इनको यूज होता है। कॉन्स्टेंटाइन एक अलॉय होती है कॉपर एंड निकल की, और मैग्नेटाइन आपकी अलॉय होती है कॉपर, निकल एंड मैग्नीज की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, जब भी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होगा, अगर उसको रास्ते में मिला रेजिस्टेंस मिला, इट मीन्स वो कोलिजन हुआ तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना। तो वो जो एनर्जी खर्च हुई, एनर्जी आपको पता है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में, हीट में। सो हम रेजिस्टेंस को भी यूज़ करते हैं किसी जगह। हम रेजिस्टेंस हमारे लिए हर जगह जो है नुकसान नहीं होता, हर जगह रेजिस्टेंस का कुछ जगह पे हमें फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस करवानी होती है, जहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस करानी है, तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं। तो रेजिस्टेंस हर जगह बुरा नहीं होता, किसी जगह रेजिस्टेंस अच्छा भी होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से तो हीट प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस आएगा, कोलिजन होगी, रेजिस्टेंस आया मतलब कुछ एनर्जी लॉस हुई, वही एनर्जी कन्वर्ट होती है, लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो जोल ने एक लॉ दिया कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस आर है फॉर टाइम टी, तो उसमें जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और टी है कि कितने टाइम के लिए करंट उस कंडक्टर में फ्लो हुआ है। तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगी कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अब इसी के बेस पे एप्लीकेशन है कुछ, जैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उसमें हम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, वो हमको हीट एनर्जी देता है। इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन है, इनमें जो भी हमने कॉइल यूज़ की होती है, ऐसी कॉइल यूज़ की होती है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी एनर्जी खर्च होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी यूज़ होती है। इसलिए हम उसमें इनमें यूज़ करते हैं निकोरम की वायर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि निकोरम वायर इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को बट बहुत कम, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट होती है, आपको पहली बात याद रखनी है, इट इज़ मेड ऑफ टंगस्टन, ठीक है, टू टंगस्टन की बनी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट आपको पता है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होनी है, फिर वही हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। अब हीट प्रोड्यूस होनी है, हीट कंटिन्यूसली उसमें प्रोड्यूस होनी है, तो ऐसी फिलामेंट यूज़ करनी है हमने जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो। ऐसा ना हो कि हीट प्रोड्यूस हो और वो मेल्ट हो जाए, तो बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा। सो ऐसी फिलामेंट यूज़ करनी है हमें जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो, इसलिए टंगस्टन यूज़ करते हैं। ये भी याद रखना, टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है, 3422 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर तक हीट पहुंचेगा तब जाके वो मेल्ट होगा। और इलेक्ट्रिक बल्ब में एक पॉइंट और याद रखना, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम गैसेज को यूज़ करते हैं, यूजली यूज़ करते हैं आर्गन और नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। इलेक्ट्रिक बल्ब में कोई भी आप जो नॉन रिएक्टिव गैसेज होती है ना वो यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिएक्टिव गैसेज कौन सी होती है? इनर्ट गैसेज, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, नियॉन, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट यूजली यूज़ की जाती है आर्गन एंड नाइट्रोजन।
नेक्स्ट एक होती है आपकी फ्यूज़ वायर। आपके घर में फ्यूज़ लगा होगा, आपको पता है फ्यूज़ वायर का क्या यूज़ होता है। फ्यूज़ वायर जब भी करंट आपके घर में जो वोल्टेज आती है ना, वो एक प्रॉपर वोल्टेज होती है। अगर सपोज पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो वो तो आपकी सारी अप्लाइंस को उड़ा देगी, क्योंकि आपके अप्लाइंस बने ही एक खास वोल्टेज पे चलने के लिए बने। तो हम हर अप्लाइंस के पीछे क्या लगा देते हैं, फ्यूज़ वायर लगा देते हैं कि अगर वोल्टेज बाय द वे ज़्यादा आई तो फ्यूज़ वायर जो है वो मेल्ट हो जाती है, सर्किट ओपन हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है तो करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा, तो आगे अप्लाइंस तक आपका पहुंचेगा ही नहीं करंट, तो वो बच जाएगी। तो फ्यूज़ वायर में याद रखना, हम ऐसी वायर यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, ताकि जब ज़्यादा करंट आए तो वो मेल्ट हो जाए। अगर फ्यूज़ वायर में मैं निकोरम वायर यूज़ कर दूंगा तो उसका तो कोई फ़ानी नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, वो तो मेल्ट ही नहीं होगी, तो वो ब्रेक ही नहीं होगा सर्किट, तो करंट तो फ्लो हो जाएगा, तो आगे आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होंगे वो आपके शॉर्ट सर्किटिंग से जल जाएंगे। सो फ्यूज़ वायर में आपको याद रखना है लो मेल्टिंग पॉइंट की हम वायर यूज़ करते हैं, बट इलेक्ट्रिक बल्ब में हम हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल यूज़ करते हैं, टंगस्टन। ठीक है, फ्यूज़ वायर इज जनरली मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ठीक है, टिन एंड लेड का एक अलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फ्यूज़ वायर हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उसका, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक पावर, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी आपको क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। रेजिस्टेंस पे फैक्टर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इलेक्ट्रिक पावर, और ये जनरल जो क्वेश्चन होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो अच्छे से आपको पढ़ना है। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, किस रेट पे आप वर्क कर रहे हो उसको हम जनरली पावर बोलते हैं। सपोज दो बंदे, एक बंदा एक काम को 5 सेकंड में कर रहा है, दूसरा बंदा उसी काम को 10 सेकंड में कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ए की पावर ज़्यादा है क्योंकि वो कम टाइम में वो काम कर रहा है, बी की पावर कम है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम में वही काम कर रहा है। सो पावर होता है रेट एट विच वर्क इज डन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी या तो कंज्यूम्ड होती है या डिसिपेट होती है ना, तो उसी का रेट जो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। दैट इज एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी सेम होता है। ठीक है, एनर्जी बोलो वर्क डन बोलो एक ही बात है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट पावर की वाट होती है, विच इज इक्वल टू एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, विच इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। ठीक है, अब पावर के ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पावर इज इक्वल टू वी आई स्केयर आर वी स्केयर आर। अब न्यूमेरिकल में आपको हो सकता है वी और आई दे दे और पावर फाइंड करने के लिए बोले तो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। हो सकता है आपको आई दे दे आर दे दे तब पी फाइंड करना हो, तब ये वाला फॉर्मूला। हो सकता है वी स्केयर वी दे दे और आर दे दे तो तब ये वाला फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूले पावर के आपको याद होने चाहिए। एक यूनिट और होती है पावर की जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होती है 746 वाट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रटा मार लो। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक कमर्शियल यूनिट होती है किलो वाट आवर, विच इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 जूल्स। ठीक है, 1 किलो वाट आवर की वैल्यू ये होती है। सो ये था आपका आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी कंसेप्ट बनते थे मैंने ट्राई किया, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।